नमस्कार साथियों, मैं निवास कुमार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज से हम पढ़ेंगे इतिहास, भारतीय इतिहास। तो उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे इतिहास का परिचय, अर्थात इतिहास का जो बेसिक चीज़ें हैं, इतिहास क्या होता है, इतिहास के पिता कौन है, किसने सर्वप्रथम कौन कौन सी किताबें लिखी है और किस किस विद्वान ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम पहली बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास सामान्य तौर पर दो शब्दों से बना है, इति प्लस आस। इति का अर्थ है पहले, आस का अर्थ था, घटना। अर्थात इतिहास दो शब्दों से बना है, इति प्लस आस। इति का अर्थ है पहले और हास का अर्थ है घटना। अर्थात अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत में घटित घटनाओं का, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतः हम इस प्रकार ले सकते हैं कि जो पास्ट है, पास्ट में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो इतिहास कहलाता है। पर आप ऐसा मत मानना कि इतिहास में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उन सबको पढ़ना। जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। जैसे इतिहास, मैथ में भी इतिहास है, ज्योग्राफी भी इतिहास है, इतिहास एक विषय है ही। जो जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में सभी इतिहास की ही चीजें हैं। हर जो अतीत में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं या अतीत में जो जो बीत चुका है वो क्या है, इतिहास है। तो हम बात करते हैं इतिहास की। अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। अगर हम बात करें संस्कृत की, तो इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से बना है। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से बना है, इति प्लस है प्लस आस। इति का जो अर्थ है वो है ऐसा, है का अर्थ है निश्चित या प्रमाणित, निश्चित या प्रमाणित। आस का अर्थ था, अर्थात ऐसा निश्चित या प्रमाणिक तौर पर घटित हुआ था। अतः मान सकते हैं कि इतिहास कोई काल्पनिक घटना नहीं है। जो भी घटनाएं निश्चित तौर पर घटित हुई हैं उनको हम इतिहास कह सकते हैं। अतः संस्कृत में 3 शब्द हैं, इति प्लस है प्लस आस। इति का अर्थ ऐसा, है का अर्थ निश्चित या प्रमाणिक, आस का अर्थ था। अर्थात ऐसा निश्चित निश्चित तौर पर घटित हुआ था। अतः इतिहास उन सभी घटनाओं का अध्ययन है जो निश्चित तौर पर किसी समय घटित हुई थी, और हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यदि इतिहास के शब्द की बात करें तो इतिहास शब्द सर्वप्रथम अथर्ववेद में प्रयोग हुआ था। अथर्ववेद में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। इतिहास में बात करते हैं तो इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। जिसका अर्थ है बुनना। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या है, बुनना। अतः किसी घटना को तथ्यों के आधार पर बुनकर उसका दृश्य पेश करना इतिहास कह सकते हैं। अतः हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा की हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बुनना। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो हेरोडोटस नामक विद्वान ने किया। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया और 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत और फारस के मध्य
जो व्यापारिक संबंध थे उनका अध्ययन मिलता है। अतः इसे झूठ का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि हेरोडोटस जो है वो कभी भारत में नहीं आया। उसने दूसरों के आधार पर या दूसरों से जो भारत में व्यापारी आए थे उनसे सुनकर ही भारत और फारस के मध्य जो संबंध है उनका उल्लेख हिस्टोरिका में करता है। तो हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हेरोडोटस को। अतः हेरोडोटस को विश्व इतिहास का पिता भी हेरोडोटस को कहा जाता है, और आधुनिक इतिहास का पिता बिशप विलियम स्टब्स को कहा जाता है। बात करें हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस का जन्म 484 बीसी से 424 बीसी 484 में जन्म हुआ और 424 में इसकी डेथ हो जाती है। इसी ने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने को देखकर सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया, और उसने कहा कि मिस्र जो है वो नील नदी की देन है। और ये जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर। ये दो नदियों से मिलकर बनती है, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील इथोपिया की ताना झील से निकलती है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इतिहास की, तो हम बात करते हैं इतिहास की परिभाषा की। अर्थात सटीक परिभाषा क्या हो, डेफिनेशन, परिभाषा। इतिहास की परिभाषा अतीत में घटित मानव अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित इतिहास में मानव अतीत में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सार्थक रूप से प्रस्तुत करना। अतीत में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सार्थक रूप से प्रस्तुत करना ही इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक एंड मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन पास्ट। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं किस विद्वान ने क्या क्या परिभाषा लिखी, तो एक विद्वान आता है E.H. कार्ड। इसने एक बुक लिखी, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास क्या है। ये एक बुक लिखता है व्हाट इज हिस्ट्री, और उसमें बताता है कि मानव अतीत और वर्तमान के मध्य होने वाला अनुवर्त या अंतिम संवाद ही इतिहास कहलाता है। अतः हिस्ट्री इज एन एंडलेस डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। ये कहता है कि मानव अतीत की इतिहास, अतीत एवं वर्तमान के मध्य होने वाला अंतिम संवाद। ये क्या कहता है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य होने वाला अनवर्त या अंतिम संवाद है। अतः इसके कहने का मतलब है कि इतिहास वह है जिसका अतीत एवं वर्तमान, अर्थात जो पीछे घट चुका है उससे लेकर अब जो घटित हो रहा है उसके मध्य का जो संवाद है, जिसके बीच की जो बातचीत है, जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि पहले की जो घटनाएं हैं और वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनके मध्य जो घटनाएं हैं उसका जो अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है। और उसने बुक लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री। इसके बाद एक इतिहासकार आता है आरजी कोलिंगवुड। रॉबिन जॉर्ज कोलिंगवुड क्या कहता है कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। समस्त इतिहास विचारों का इतिहास।
विचारों का इतिहास। आरजी कोलिंगवुड क्या कहता है कि जो इतिहासकार है उसके दिमाग में जो जो विचार आ रहे हैं वही इतिहास है, लेकिन इसके बाद से सर्व सभी लोग सहमत नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है भाई मैं इतिहासकार हूँ, मेरे मन में जो जो बातें आई वो मैंने लिख दी और वो आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी इतना ठीक। इसने एक बुक लिखी है आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। एक इतिहासकार है कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर पॉपर क्या कहता है कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं है, इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं है। कार्ल पॉपर कहता है कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं है, हिस्ट्री हैज नो गोल। लेकिन इसके बाद से भी सभी लोग सहमत नहीं है कि भाई कैसे नहीं है इतिहास का लक्ष्य। इतिहास से जो पढ़कर है हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, पीछे हमारे जो पूर्वजों ने क्या क्या टेक्निक डेवलप की उस टेक्निक के बारे में जान सकते हैं, उनके पास जो वास्तुकला थी उस वास्तुकला के बारे में हम जान सकते हैं, और उन्होंने कैसे जल बचाने के लिए संरक्षण की जो विधियां उन्होंने अपनाई है उनके बारे में हम जान सकते हैं। उन्होंने बावड़ियां खुदवाई है, तालाब बनवाए हैं, उनकी आकृतियां क्या है, उन्होंने महल स्ट्रक्चर बनाए हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बुक है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म। इसके बाद एक इतिहासकार आता है जिसकी परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगती है, और वास्तव में वो परिभाषा जो बताता है वो ठीक ही है। आप देखो उस इतिहासकार का नाम है जीपी घोष, जॉर्ज पीवीडी घोष। ये इतिहासकार क्या कहता है कि जीपी घोष कहते हैं कि इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय है, कि इतिहास जो है वो वास्तव में किसी इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करना है। अतः ये कहना चाहता है कि इतिहासकार जब भी कोई इतिहासकार इतिहास लिखता है तो उसका उद्देश्य ये है कि वो वर्तमान जो पीढ़ी है उसको ट्रेन कर सके, उसको ट्रेनिंग दे सके तथा आगे की पीढ़ी है उसका मार्गदर्शन कर सके, अतः उसका जो उससे जो राह वो दिखा सके। इसने एक बुक लिखी है द हिस्ट्री एंड हिस्टोरिज्म ऑफ 19th सेंचुरी। इसने बुक लिखी द हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ 19th सेंचुरी, और ये कहता है कि इतिहासकार अतीत जेपी गुज कहता है कि इतिहास अतीत के संबंध किसी इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करना है। ठीक है, तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम परिभाषा देखते हैं तो इतिहास की जो सटीक परिभाषा है वह है अतीत मानव अतीत में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा सार्थक रूप से प्रस्तुत करना ही इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स द ह्यूमन पास्ट। दूसरी परिभाषा है वो कार के अनुसार हम देखते हैं एडवर्ड हेलेट। इसने बुक लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री, और ये कहता है अतीत एवं वर्तमान के मध्य होने वाला अनवर्त संवाद या अंतिम संवाद ही इतिहास है। उसके बाद बात करते हैं आरजी कोलिंगवुड कहता है कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। ऑल हिस्ट्री इज द आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। इसकी बुक है आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। कार्ल पॉपर कहता है कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं है, हिस्ट्री हैज नो गोल, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म इसकी बुक है। जेपी गुज कहता है कि इतिहास वास्तव में किसी इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज वेदव्यास तथा कल्हण को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पिता जो है
वो मेगास्थनीज, वेदव्यास और कलहन को कहा जाता है। हम बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। राजदूत था जो उसकी पुत्री कार्नेलिया या उसका दूसरा नाम है हेलेना। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो उसकी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और इसने एक बुक लिखी है इंडिका। बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो हुआ क्या था, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बनने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की 322 बीसी में। इससे पहले मगध का जो सम्राट है वो है गणानंद। गणानंद के समय क्या हुआ, 326 बीसी में एक यूनानी आक्रमणकर्ता जो भारत पर आक्रमण करता है, उसका नाम है सिकंदर। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने पहले तक्षशिला पर आक्रमण किया और तक्षशिला के राजा अंबिक ने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर का सहयोग किया, क्योंकि सिकंदर की विशाल सेना थी और अंबिक ने सोचा कि भाई हम इसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए अंबिक ने जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद वो पंजाब पर आक्रमण करता है। उस समय पोरस नाम था का राजा था उस समय, और पोरस जो है वो सिकंदर से लड़ता है वीरता से, और लेकिन वीरता से लड़ने के बाद भी पोरस की हार होती है, परंतु पोरस की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पोरस का साम्राज्य वापस लौटा दिया। इसके बाद आगे सिकंदर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन सिकंदर की जो सेना है उसने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया और कहा कि भाई साहब अठ्यागा नहीं पार पड़ेगी, किसको आगे मारसू पार पड़ेगा नहीं। तो सिकंदर जो है वो कई कारणों से उसकी सेना ने भी मना कर दिया। दूसरी बात ये थी कि सिकंदर का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे खराब होने लगा, इसलिए 323 में सिकंदर जो है वो वापस लौट जाता है और 323 में बेबीलोनिया में सिकंदर की डेथ हो जाती है। लेकिन सिकंदर जब भारत से वापस लौटता है तो उसने यहाँ पर जो अपना सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, उसका स्थल सेनापति था, उसने कहा कि मैं वापस लौट के आऊंगा, आप यहीं पर हो, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा उसने जीता था उस हिस्से पर राज करने लगता है और इधर उधर आक्रमण करता रहता है। एक दिन बात है उसके बाद गणानंद को मगध में पराजित चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो बताओ मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, मगध में शासन पलट गया है, मगध में अब गणानंद की जगह बना गया है चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उधर जो सेल्यूकस निकेटर है वो सोच रहा है कि भाई गणानंद तो मर गया होगा और अब उसकी जगह कोई छोटा मोटा राजा होगा, इतना शक्तिशाली है नहीं, तो क्यों ना हम आक्रमण कर ले। इसलिए उसने 305 में चंद्रगुप्त मौर्य पर मगध पर आक्रमण किया होगा 305 बीसी में। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उससे संधि कर ली। अब सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि भाई साहब काली गाय हूं तारी मन छोड़ दो। तो भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा छोड़ देंगे पर बदले में कुछ चाहिए, बोले जो आप मांगोगे वो मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि भाई साहब बेटी चाहिए तारी, बेटी बहुत सोहनी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो उनकी पुत्री हेलेना से विवाह किया और सेल्यूकस निकेटर ने उसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए, जिसके नाम है काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। प्राचीन नामों की हम बात करते हैं तो आराकोसिया, जेड्रोसिया, एरिया और पेरोपनी सडाई, ये इसके प्राचीन नाम है। अब वर्तमान में कंधार, काबुल, मकरान और हेरात वर्तमान में नाम है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला हिस्सा था तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया सेल्यूकस निकेटर ने और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य करता है यार ससुरो बन गया थोड़ी बहुत लाल तुम्हें भी ना था। चंद्रगुप्त मौर्य भी ने 500 हाथी दान कमाने उपहार में दे दी, ठीक है। तो फिर भी वो सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में एक राजदूत
फिर राजदूत को नाम है मेगस्थनीज, क्या नाम मेगस्थनीज। और ये मेगस्थनीज एक पुस्तिका लिखा है, पुस्तक लिखे है जिसका नाम है इंडिका, क्या नाम है इंडिका। ये इंडिका की यदि बात करा आप, हाँ तो आ इंडिका जो है इसकी मूल प्रतिलिपि उपलब्ध को नहीं कुछ इतिहासकार ही एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रेबो वाक्य जी की पुस्तक ही बगा उदाहरण का मान है अपन इंडिका को उदाहरण वो विवरण जो है वो देखने मिले हैं। और ये जो इंडिका है उसमें दूसरी बार जनगणना का उल्लेख, आपसे कोई पूछे कि भारत में दूसरी बार जनगणना का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है तो वो है इंडिका, उसमें मौर्य प्रशासन की जानकारी है। और फर्स्ट बार जो उल्लेख जनगणना का मिलता है वो चाणक्य की अर्थशास्त्र में, ठीक है। मेरिस्टनेज हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं वेदव्यास की। वेदव्यास, वेदव्यास का वास्तविक नाम है महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास का पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास ने क्या किया, वेदव्यास ने भगवत गीता, गीता, महाभारत, भगवत गीता, महाभारत और वेदों का संकलन किया, वेदों का संकलन। हम बात करते हैं वेदव्यास, तो हुआ क्या, अब ध्यान से सुनना। एक मछुआरे की पुत्री है एक जिसका नाम है सत्यवती, क्या नाम है सत्यवती। इसी से महाभारत का उल्लेख लेकर आएंगे, देखो कैसे महाभारत होती है और कैसे वेदव्यास का जन्म होता है उसकी बातें हम करेंगे। तो एक मछुआरा है विराटनगर जिसकी पुत्री है सत्यवती। सत्यवती का जन्म जो है वो एक मछली के गर्भ से हुआ था। तो सत्यवती के शरीर से एक मछली की दुर्गंध आया करती थी, तो इससे जो मछुआरा है वो सत्यवती का पालन पोषण करता है। और इसका भाई था, उसको विराटनगर का जो राजा विराट है वो ले लेता है गोद, लेकिन सत्यवती को छोड़ देता है, इसलिए सत्यवती का पालन पोषण करता है एक मछुआरा। एक दिन क्या हुआ, वो मछुआरा खाने के लिए गया हुआ था, तभी एक ऋषि आते हैं जिनका नाम था पराशर। और पराशर ऋषि ने कहा कि मेरे को नदी पार करनी है। मछुआरे का काम था कि कोई भी व्यक्ति आए तो वो नदी पार करवाता था। पर हुआ क्या, मछुआरा खाना खाने के लिए चला गया, ऋषि थोड़ी जल्दी में थे, इसलिए मछुआरे ने कह दिया कि बेटी तू छोड़ दा। उसकी पुत्री कौन है, सत्यवती। और उस ऋषि का नाम क्या है, पराशर, ऋषि पराशर। अब हुआ क्या, जैसे ही सत्यवती ने नाव स्टार्ट की और बीच नदी में गए, तब भाई साहब पराशर ने सत्यवती की तरफ देखा, ये लंबे लंबे बाल, ये भाई साहब गोरा गोरा मुखड़ा, और ऐसे तीखी तीखी आंखों से देखी। पराशर का मन जो है वो मोहित हो गया सत्यवती पर, और पराशर ने सीधा प्रपोज कर दिया भाई साहब सत्यवती को, और कहा कि हे सुंदरी, हम आपके साथ क्या करना चाहते हैं, संभोग करना चाहते हैं। सत्यवती थी, सीधी सी बात भाई, लड़की को किसी को आप प्रपोज करोगे तो पहली बार मना ही करेगी। सत्यवती ने भी मना कर दिया, ना पार पड़ा वो नहीं। और दूसरी बात, मैं अभी कुंवारी हूँ। भाई साहब पराशर ऑफर दी, ऋषि जो है वो जो ऑफर दिया कि अगर आप मेरे साथ सहवास करते हो तो एक तो आपके शरीर की जो दुर्गंध है वो चली जाएगी और सुगंध में बदल जाएगी। दूसरी बात, आपका जो पुत्र होगा वो बड़ा विद्वान होगा। इस बात पर सत्यवती राजी हो जाती है, मान जाती है, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया भाई साहब। अब क्या हुआ, उस समय पराशर ऋषि ने चारों तरफ अंधकार फैला दिया, इसलिए उस समय सत्यवती की गर्भ से कुछ दिन बाद एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम है वेदव्यास। क्या नाम है, वेदव्यास।
वेद व्यास भाई साहब जंगल में पला बड़ा, वहीं पर बड़ा हुआ। उसने तो कि ऋषि टाइप से रहने लगा, क्यों भाई साहब दाढ़ी बढ़ाई हुई। फिर सत्यवती पहले की महिलाओं को ये वरदान था ही कि भाई साहब वो वापस अपना कुंवारापन पा सकती है, सत्यवती वापस कुंवारी होगी। वेद व्यास को छोड़ दिया जंगलों में। फिर एक दिन महाभारत में आपने सुना होगा, महाभारत में एक राजा था शांतनु, और शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो जाता है। शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो जाता है, लेकिन जो इसका पिता है वो मना कर देता है शादी से कि भाई साहब नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरी पुत्री का जो पुत्र है वो तो अगला सम्राट बनेगा नहीं। सम्राट तो आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है भीष्म देवव्रत, वो सम्राट बनेगा। इसलिए शांतनु जो है वो उदास होकर सो जाता है। तो जैसे भीष्म को पता चलता है कि मेरे पिताजी की चिंता का कारण क्या है, तो भीष्म को पता चला कि एक महिला है जिसका नाम है सत्यवती, और जिससे पिताश्री प्रेम करते हैं, और वो उसके पिता ने ऐसी ऐसी शर्त रखी है। तो भीष्म पितामह जाकर उसके पिता से बात करते हैं और कहते हैं कि हे मत्स्यराज, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ करो, मैं ये प्रण लेता हूँ, मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं मगध का सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा, या मगध के सिंहासन का राजा कभी नहीं बनूंगा, और जब तक आपकी पुत्री के जो पुत्र होंगे वही राजा बनेंगे, और मैं उनकी रक्षा करूंगा। ऐसा जो है वो प्रण लेता है विष्णु देवव्रत। तो देवव्रत ने ऐसा प्रण लिया, उससे पिता खुश होकर इसने ये प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा, इसलिए इसका नाम पड़ा भीष्म पितामह। और इसके पिता ने जो है वो भीष्म को वरदान दिया कि बेटा जा, तुझे वरदान दिया कि तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, कि तेरी जद इच्छा होगी जद ही तुम रहो, नहीं तो मरे ही कौन सके, ना तुम कोई मार सके, तेरी जब तक इच्छा नहीं हो तब तक कोई तुम्हें मारे कौन सके। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, विचित्र वीर्य और चित्रांगद। विचित्र वीर्य अल्पायु में मर जाता है, और चित्रांगद एकदम से नशेड़ा व्यक्ति था। उसको ज्यादा कोई परवाह थी नहीं राजकाज की, बस एकदम नशेड़ो पड़े रहते। एक दिन काशी का मायन है, स्वयंवर रच जा रहे हो, जिसके तीन पुत्री ही अंबा, अंबिका और अंबालिका। भाई साहब काशी नरेश बोलिया कि कोई भी राजा आओ, रंजीत ले लो। पहले स्वयंवर हुआ करता, जो को राजा शक्तिशाली है विकी साथ आपकी पुत्रिया को विवाह कर देगा। तो भीष्म पितामह सत्यवती बोली कि थे जाओ काशी का मायन है, और स्वयंवर का मायन तीन कन्या ही पाने जीत ले आओ। लेकिन भीष्म पितामह मना कर दिया। तो सत्यवती बोली थी तो उन व्यास को आमना एक वायु है, चित्रांगद बिकिसा का ब्याह कर देते हैं। तो फिर वो बड़े उनका ले वन जीत ले, लेकिन हुई के भाई जी अब वो अन विचित्र वीर्य के साथ ब्याह करया, और विकी मृत्यु होगी। ब्याह करया पास तुरंत मृत्यु होगी। अब तीनों की तीनों की होगी विधवा होगी। विधवा होने के बाद सत्यवती बोली कि यार ये तो टेंशन में आएगा, भाई भीष्म पितामह तो आंसू ब्याह करे वो नहीं, भाई वो तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि आजीवन कुंवारो रहूंगा, तेरा की रक्षा करूंगा। ये थी कि लुगावड़े ही आके और दूसरों को मर्दा अपने परिवार में है को नहीं। जना जिकी सत्यवती है वह बोली देवव्रत मेरा एक बेटो और है। देवव्रत बोलियो है तार दो ही बेटा हाथ दोनों चले गया, अब कौन सा बेटा है? बोली नहीं, बाबा ने बात बताई कि यहाँ यहाँ मेरो पराशर ऋषि के साथ संबंध ये नहीं, और मेरो एक और बेटो है जिसका वो नाम है वेद व्यास, जो जंगला में रहे बिन बुला है, बिको अधिकार भी बना है कि वो अगर आगे सागे सवसान करे तो हमारे पुत्र आपने वंश आगे बढ़ सके। तो फिर देवव्रत जाए वेद व्यास ने ले रहा है। इस प्रकार से जो महाभारत की कहानी है वह आगे बढ़े। तो अब बात करा महाभारत की। तो महाभारत की रचना जो है वो की थी वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। और धार्मिक मान्यता सारा हम देखें तो धार्मिक मान्यता अनुसार इसे भगवान गणेश ने लिखा। भगवान गणेश ने महाभारत को लिखा। महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के अध्याय को पर्व कहा जाता है। महाभारत में जो अध्याय हैं उनको पर्व कहा जाता है, और महाभारत में 18 पर्व है, जिनमें छठा पर्व है भीष्म पर्व। छठा पर्व है भीष्म पर्व, और इसी भीष्म पर्व में भगवत गीता, इसी भीष्म पर्व में
भगवत गीता। ठीक है, तो आया समझ में भाई भगवत गीता और महाभारत क्या है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। धार्मिक मान्यता अनुसार इसे भगवान गणेश ने लिखा। इसके अध्याय को पर्व कहा जाता है। पर्व 18 पर्व महाभारत में है, जिसका छठा पर्व है वो है विषम पर्व, और विषम पर्व में ही क्या है, भगवत गीता। अगर हम महाभारत की बात करते हैं, भगवत गीता में भी 18 अध्याय। महाभारत में प्रारंभ में 8,000 श्लोक। कितने श्लोक थे, 8,000। तब इसे कहा जाता था जय संहिता। जय संहिता। फिर महाभारत में श्लोक हुए 24,000। फिर महाभारत में श्लोक हुए